ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है? तो प्रिंसिपल ऑफ सेफलोकॉर्डियल क्या बताता है? तो आपको बताए थे सेफेलोकॉर्डियल और प्रोक्सिमा डिस्टल। सेफेलोकॉर्डियल में क्या होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट से लेकर के पैर का डेवलपमेंट होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, उसको बोलते हैं सेफेलोकॉर्डियल। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? दूसरा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? आनुवंशिक कारक वैसे कारक को बोलते हैं जो माता पिता के गुण से, जीन से आपको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आता है। तो सामाजिक नीतियां वातावरण कारक है, शैक्षणिक संस्थाएं सभी वातावरण की आती हैं, वातावरण का हिस्सा है, सांस्कृतिक प्रथाएं ये भी वातावरण का हिस्सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जैवीय परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? तो बताया गया है समाजीकरण की प्राथमिक संस्था क्या होती है? परिवार होता है। आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में, मूर्त मतलब चीजें जिसको हम छू करके देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, छू कर को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा विकास जो है मूर्त चिंतन का विकास मूर्त अवस्था में ही होता है या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट, जिन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों को संयोजन, व्यवस्थितीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थितीकरण करने करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? तो आपको पढ़ाए थे जिन पियाजे में, पढ़ाया हुआ था आपको, एक था ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, उसका पार्ट पढ़ाए थे स्कीमा, स्कीम्स, ठीक है, इधर पढ़ाए थे आपको असेमिलेशन, एकोमोडेशन, डिसइक्विलिब्रियम। तो ये सभी और बताए थे कि असेमिलेशन, एकोमोडेशन तथा स्कीम और स्कीमा के कंबाइंड रूप को ही क्या बोलते हैं? संगठन बोलते हैं, जहां पर व्यवहारों और विचारों का संयोजन, व्यवस्थितीकरण, पुनर्संयोजन, पुनर्व्यवस्थितीकरण किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार डैश चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुरस्कार और दंड नहीं होगा, जानते हैं आप लोग, पला नहीं होगा, ठीक है, समान योग्यता समूह नहीं होगा, अधिगम आयुक्त नहीं होगा, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत नाम से ही जानते हैं। तो सामाजिक उपकरण क्या करते हैं? चिंतन और अधिगम विकास की प्रक्रिया में क्या करते हैं? भूमिका निभाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। चलिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार वह योजना जिसमें अध्यापिका बच्चों के लिए सवालों का सरलीकरण करते हैं, उन्हें संकेत देते हैं, जान ही रहे हैं, संकेत देना, सरल करना, क्यूज देना, थोड़ा सा इशारा करना, ये सभी क्या कहलाएगा? पाठ कहलाएगा, इसके फोल्डिंग कहलाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी? प्रशंसा का संवेगों प्रभाव, लोहल कोहलबर्ग का सिद्धांत क्या बताया था आपको? नैतिक विकास का सिद्धांत, नाम हम जानते हैं आप लोग, नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग, यानी नैतिकता से संबंधित क्या किया था? जांच किया था। तो क्या हो जाएगा? नैतिक तर्क का विकास। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए? यानी अध्यापक, एक टीचर को क्या करना चाहिए अपने विद्यार्थियों में? निष्क्रिय नकल नहीं, कंठस्थ करना, याद करना मना किया गया है, ज्ञान निर्माण, यानी ज्ञान निर्माण पर अधिक से अधिक जोर देना चाहिए। क्या हो जाएगा? थर्ड। प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, बच्चों में कंपटीशन की भावना नहीं ला जा सकता, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपने आप में अनोखा होता है, हर एक में इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं, इसीलिए व्यक्तियों या बच्चों के बीच में कंपटीशन की भावना विकसित नहीं करनी चाहिए। बुद्धि के समकालीन संप्रत्ययों के अनुसार बुद्धि लेवी यानी आईक्यू टेस्ट किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको बताए थे कि आईक्यू से हम 100% किसी व्यक्ति के आईक्यू या बुद्धि का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, बल्कि एक प्रिडिक्शन करते हैं, वो भी फेल कर सकता है, 100% सत्य नहीं है। ये मैक्सिमम क्या होता है? सांस्कृतिक रूप से जिस कल्चर से ये आईक्यू बनता है, जहां लोग बनाते हैं, उस कल्चर से क्या होता है? प्रभावित होता है।
तो क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहित। ऑप्शन नंबर थर्ड। भाषा और विचार क्या करते हैं? लैंग्वेज और थॉट एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या नहीं? तो आपको बताए थे कि इनिशियल अवस्था में भाषा और विचार साथ साथ चलता है। बहुत सारे लोगों ने ऐसी बात कही, लेकिन आप जानते हैं कि भाषा और विचार एक दूसरे को अंतःक्रिया यानी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है? तो आपको ये हम नहीं लिखवाए हैं, परंतु जेंडर क्या होता है, लिंग क्या होता है, इन सभी अवधारणाओं को आपको बताया गया है। तो देखिएगा कि मुख्यतः 4 वर्षों की अवस्था में बच्चों में जेंडर से संबंधित अवधारणा का विकास हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 वर्ष। नेक्स्ट, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए यानी शिक्षा में इंक्लूसिवनेस का बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो कैसा वातावरण वातावरण पैदा करना चाहिए? विविधता के प्रति ग्रहण को पोषित कर सके, यानी कि विविधता को अपना सके, नर्चर द डाइवर्सिटी। ठीक है, तो अब इस बात है, इंक्लूसिव का मतलब ही है कि विविधता को क्या करें आप? स्वीकार करें। यानी ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। बाकी सभी जो है गलत है। मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन असेसमेंट फॉर लर्निंग को किस नाम से जाना जाता है? या अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए? तो जानते हैं कि मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में सत्र के अंत में नहीं, सत्र के शुरू में नहीं, बल्कि क्या हमेशा होना चाहिए, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह काम करता रहता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी हेल्पफुल प्रोमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रश्न सही है? कौन सा प्रश्न होगा? आपको बताए थे वैसे प्रश्न जिसके बंद सिरा वाला नहीं बल्कि खुला सिरा वाला प्रश्न होने चाहिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग दिमाग लगा सके, तरीकों को ढूंढ सके, उसको बोलते हैं आलोचनात्मक चिंतन। अ प्लस बी का हल का सूत्र है क्या? एक फैक्ट है, याद करना है। भारत का राष्ट्रपति कौन था? ये भी याद करने वाली चीज है, मेमोरी बेस्ड है। हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं? इसको हजारों ऑप्शन, हजारों आंसर हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीकों से अपने विचारों के द्वारा आंसर करने की कोशिश करेगा, यानी कि डाइवर्जेंट अपसारी चिंतन का विकास होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। नेक्स्ट, पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु हेतु महत्वपूर्ण है कि, यानी वैसे व्यक्ति जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उनको क्या करें? इंक्लूजन करने के लिए क्या जरूरी है भाई? उन्हें केवल अलग संकाय में पढ़ा जाए? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ा दिया, बिल्कुल सही। उनको क्या करिए? प्रमोट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एमंग देम। उनको लगे कि नहीं, हम दूसरे अलग नहीं है, बल्कि सब समान है। जैसे जब भी होगा तो विचारों को शेयर करेगा, यानी कि इंक्लूसिवनेस को बढ़ेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड रे भैया। ओके। नेक्स्ट, गुणज वैकल्प से जूझने वाले विद्यार्थी अक्सर किस क्षेत्र में चुनौती का सामना करते हैं? तो गुना भाग यानी कि गणित से संबंधित उनमें क्या करते हैं? अवधारणाओं का विकास नहीं हो पाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधिता ब्लाइंडनेस यानी विजुअल इम्पेयरमेंट्स को से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है, यानी उनको बाधा पहुंचती है? ब्रेल किताबें, ये तो उसको बाधा, इसको क्या बाधक नहीं बनेगा बल्कि इसको सहायक बनेगा। अस्पर्शनीय मानचित्र जिसको छू करके स्पर्श करके समझ सके, ये भी क्या होगा? सहायक होगा। लिपिक की मदद लेना, असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब, ठीक है, ये भी जरूरी है भाई। किसी से आप लिखवा सकते हैं। या लिखित परीक्षाएं, लिखित परीक्षाओं में उसको क्या होगा? दिक्कत होगा बच्चों को, चूंकि वो लिखने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ये क्या करेगा? बाधा बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्राय स्वलीन ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है? यानी कि जो व्यक्ति अपने आप में जीते रहता है। ठीक है, आपको स्वलिंग बताए थे बिहेवियर ऑटिज्म से संबंधित। तो पुनरावृत्ति व्यवहार, इन एक ही काम को बेचारा करते रहेगा। ठीक है, तो ऐसा व्यवहार देखने को मिलता है कि जो सुलीन होता है वो अपने आप में लगा रहता है, उनको दुनिया से मतलब नहीं, एक ही बात को करते रहेगा, काम को करते रहेगा।
यानी कि उसमें क्या ऑटिज्म से संबंधित प्रश्न या ऑटिज्म से संबंधित गुण जो है देखने को मिलते हैं। वो किसी से बातचीत नहीं करेगा, जो काम कर रहा है वही काम को 10 बार 20 बार करते रहेगा। तो ऐसे अगर गुण देखने को मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि उसमें क्या है, ऑटिज्म नामक के क्या है, डिसेबिलिटी पाई जा रही है। देखिए, संज्ञानात्मक नम्यता नहीं होगा, उच्च स्तर सफिशिएंट कौशल नहीं होगा, कौशल तो हो ही नहीं सकता है, दिनचर्या में बारंबार बदलाव नहीं, एडीएचडी का ऐसा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, रेशमा 3 साल की उम्र से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगे, ठीक है। उसने अपनी पहुंच की हर किताब पढ़ ली। रेशमा किस तरह की विशेषता रखती है बताइए, स्वलीनता की नहीं, प्रतिभाशालिता की बिल्कुल, गिफ्टेडनेस, बच्चा बहुत गिफ्टेडनेस है अपने, यानी कि उसमें प्रारंभिक अवस्था से ही अपने कार्यों को, अपने पढ़ाई के प्रति जागरूक है और स्वयं कर ले रही है। तो क्या हो, गिफ्टेड चिल्ड्रन है, प्रतिभाशाली बच्चा है। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। बच्चे सबसे बेहतर सीखते हैं, कैसे सीखते हैं भाई, खोजिएगा तो बिल्कुल सही, गाइडेड डिस्कवरी या ड्रिल एंड प्रैक्टिस या निष्क्रिय नकल या कंठस्थ। तो जान रहे हैं कि खोजी प्रवृत्ति से सबसे ज्यादा बच्चे सीखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो है सभी बिहारवाद का शब्द है, इसको सब काट दीजिए। नेक्स्ट, विद्यालय को केवल, केवल लगा हुआ है तो केवल आपको लिखाया गया था निगेटिव, बट ऐसे देकर चाट लेते आप। विद्यालय को केवल सीखी गई सामग्रियों को उत्पादन पर जोर देना चाहिए, यानी कह रहा है कि विद्यालय में बच्चों को जो सिखाया जाए उसको हु बहू सुना दे तो समझिए कि अच्छा बच्चा है, नहीं, यानी असर्सन सही नहीं है, असर्सन सही नहीं कहा गया है। स्मृति न तो रचनात्मक होती है, नहीं निर्माणात्मक, नहीं आपको लिखवाए थे, स्मृति रचनात्मक भी होती है और निर्माणात्मक और निर्वचनात्मक भी होती है, ठीक है। तो दोनों गलत है, ठीक है, असर्सन हो गया, दोनों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट, एक अध्यापक को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए, ठीक है, यानी कैसे आप बच्चों को पढ़ाइएगा लिखाइएगा, ठीक है, जिनकी प्रवृत्ति अति अति अमूर्त हो, ठीक है, वेरी एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो, जो विद्यार्थियों के परिवेश से गैर और अन्नदेशीय हो, यानी कि उनके परिवेश से जुड़ा हुआ नहीं हो, जिनका उद्देश्य सिर्फ पूर्व ज्ञान का उत्पादन करना हो, नहीं। तो क्या कीजिएगा, बच्चों के रुचि के अनुसार आपको क्या करना है, पढ़ाना है। सेकेंड, ठीक है, अमूर्त पढ़ा सकते हैं लेकिन वो हाई ऑर्डर थिंकिंग हुआ प्राइमरी क्लासों के लिए उपयुक्त नहीं होगा, या स्कूल एजुकेशन के लिए उपयुक्त नहीं है। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता को अधिकाधिक करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, पढ़ने के दौरान बच्चों को क्या करिए, इंगेज करने के लिए आप क्या करिएगा, विद्यार्थियों की स्वच्छता को न्यूनतम कर दीजिएगा, नहीं विद्यार्थियों की आजादी को खत्म कर दीजिएगा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। विकर्षणों को अधिकतम करना चाहिए, यानी कि डिस्ट्रैक्शन, यानी कि बाधा ज्यादा पूछना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। व्यक्तिगत विकल्पों को न्यूनतम कर देना चाहिए, मिनिमाइज इंडिविजुअल चॉइस, नहीं। क्या कीजिए, कार्य की सत्ता को अधिकतम करना चाहिए, मैक्सिमाइज ऑथेंटिसिटी ऑफ द टास्क, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट, एक समान युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचने में मददगार हो सकती है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, स्मृति सहायक टेक्निक या प्रक्रियात्मक स्थिरता या अनुक्रिया समुच्चय या अनुमानी सोच, ठीक है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे आप लोग, हेरिस्टिक मेथड, ठीक है, हेरिस्टिक सोच, हेरिस्टिक पद्धति, एक समान युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान के लिए क्या करेगा, मदद पहुंचाती है, उसको क्या बोलते हैं, अनुमानी सोच, हेरिस्टिक थॉट। फोर्थ, नेक्स्ट, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं, ठीक है, क्या कहलाएंगी, यानी कि अल्टरनेटिव कंसेप्शंस कैरिड बाय स्टूडेंट, अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, ऐसा बात नहीं है, ये गलत है, पूरी तरह से अतार्किक है, बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों में सहज सिद्धांतों और ज्ञान को दर्शाती, यानी आंसर ये हो जाएगा थर्ड। विद्यार्थियों में जो वैकल्पिक अवधारणाएं होती है उसके अनुसार से उसको पता चलता है कि वो क्या जान रहा है, कैसे जान रहा है। तो क्या है, विद्यार्थियों में सहज ज्ञान को क्या करता है, दर्शाता है। नेक्स्ट, अधिगम संवेगों से महत्वपूर्ण से प्रभावित होता है या अधिगम संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, संवेगों से प्रभावित नहीं होता है,
सामाजिक संदर्भ में कभी कभार प्रभावित होता है, समाज संदर्भ में कभी कभी नहीं होता। नहीं, आपको बताए थे लैंग्वेज और सॉरी इमोशंस और लर्निंग में संबंध, और एग्जाम्पल भी देता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आईआईटी पास नहीं करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है, इमोशंस जो है ना प्रभावित करता है बच्चे को सीखने में। या हम आपको सुने कि बहुत सारे आईएएस पढ़ने में बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो क्या किया, सुसाइड कर लिया। तो कहीं ना कहीं क्या है, इमोशंस बहुत ज्यादा हावी रहता है। एक और एग्जाम्पल दिए थे आपको कि एग्जाम के समय में क्या होता है, हम आते हुए प्रश्न को हल करने में गलती हो जाती है, या परीक्षा हॉल में हमसे गलती होती है, बाद में समझ में आता है कि नहीं ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, गलती कर दिए। यानी सीखने का जो दर है, सीखने का जो रेशियो है, सीखने का जो प्रक्रिया, उसमें इमोशंस की स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। यानी क्या, संवेग को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी संवेग क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। असर्शन, एक अध्यापक द्वारा एक अध्यापक द्वारा अपने विद्यार्थियों को संप्रत्यय की समझ पाने के लिए अधिकतम करने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए। यानी बच्चों को किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप मोटिवेट कीजिएगा। बिल्कुल सही बात है। अधिगम अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होता है अगर वे महारत उन्मुखी हो। बिल्कुल सही। ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो, गोल ओरिएंटेड होगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा प्रभावी होगा। यानी असर्शन भी सही है, ओरिजिन भी सही है। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है, बताइए। वातावरण से, स्वाभाविक, सहज प्रक्रिया, नहीं, इससे तो बच्चों को आसानी होती है। स्व अप्रेरित अभ्यास, बिल्कुल सही, इससे भी बच्चों को आसानी होगा, बच्चा खुद पढ़ेगा, बाधा नहीं बनेगा बल्कि सहायक बनेगा। जानने और खोज करने की चाह, ये भी सहायक होगा बच्चों को सीखने में। कठोर और अनव्य पाठ्यक्रम, रिजिड और इनफ्लेक्सिबल करिकुलम, ये क्या करेगा, बच्चों को अधिगम में बाधक बनेगा। कठोर नहीं होना है बल्कि फ्लेक्सिबल होना है। क्या आंसर हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट, अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है। यानी खुद का असेसमेंट करना, खुद को जानना कि हम कैसे सीख रहे हैं। आपको बताया था मेटा कॉग्निशन, पारासंज्ञान, इसको बोलते हैं क्या, पारासंज्ञान। क्या हो जाएगा आंसर, थर्ड। तो इस तरह से आपके पास 30 प्रश्न का सोल्यूशन मैंने करवा दिया। ओके, तो देखिए आप लोग इसको।